बच्चों, आज हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक के लिए राउल्ट के नियम की चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दी राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। मतलब हमारे पास कोई अवाष्पशील सॉल्यूट है, विलय है, और वाष्पशील विलायक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। तो जब हम किसी अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिश्रित करके विलयन बनाते हैं तो इसके लिए राउल का नियम क्या कहता है बच्चों? इसके लिए राउल का नियम ये कहता है कि जब हम अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में घोलकर विलायक बनाते हैं तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वे विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, जबकि ताप को हम स्थिर रखें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि हम समझते हैं हमारे पास एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वाष्पशील विलायक है, जो कि वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। ए मॉलिक्यूल है इसके, बात समझ में आई? जो ये इस सतह के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है, अधिक होती है, इसलिए वे सतह को छोड़कर ऊपर वेपर बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, या वे सतह को छोड़कर पलायन की प्रवृत्ति रखते हैं, या सरफेस से वे एस्केपिंग नेचर रखते हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल। जो अंदर के मॉलिक्यूल होते हैं, द्रव के अंदर के मॉलिक्यूल होते हैं, वो तो सभी ओर से समान रूप से आकर्षित होते हैं, उन पर इक्वल अट्रैक्शन होता है। पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर तो नीचे तो मॉलिक्यूल होते हैं, ऊपर मॉलिक्यूल नहीं होते, तो वो तेज़ी से मूव करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है कि वो सरफेस को छोड़कर वेपोराइज होकर ऊपर उठने लगते हैं, जिसको हम वेपर कहते हैं, वाष्प कहते हैं। ठीक है ना? यदि हम इस बीकर को ढक दें तो ये वेपर बनेगी, वाष्प बनेगी। ठीक है, और इससे टकराएगी, संघनित और कंडेंस होकर वापस से नीचे आएगी, और ये प्रक्रम चलता रहेगा। वेपर बनेगी, फिर नीचे आएगी, वेपर बनेगी, और जब दोनों की रेट, ऊपर और नीचे आने की रेट बराबर हो जाएगी तो हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। और इक्विलिब्रियम स्टेट या साम्य अवस्था में जो वेपर इस सतह पर जितना दाब डालेगी, ठीक है ना, वह वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है ना, वेपर प्रेशर कहलाएगा। और जो वेपर प्रेशर होता है वो सरफेस की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया निकालते हैं अपन, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल निकालते हैं, इसलिए इकाई क्षेत्रफल पर अपन फोर्स निकालते हैं, P = F/A। अर्थात सरफेस कितनी लंबी है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इस पर वेपर प्रेशर जो होगा वो डिपेंड नहीं करेगा। वेपर प्रेशर पर यूनिट एरिया फोर्स को कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर है, जो अपनी सरफेस पर लग रहा है वेपर की वजह से, उसको हम कहते हैं PA0। दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA0। ठीक है, अब हम इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि वेपोराइज होने की टेंडेंसी नहीं रखता। सपोज करो हमने इसमें बी के जो है कुछ मोल इसमें ऐड कर दिए, कुछ अणु ऐड कर दिए जो नॉन वोलेटाइल है सॉल्यूट की फॉर्म में। ठीक है, एज अ सॉल्यूट, तो यहाँ पर क्या होगा? बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी आ जाएगा, सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पर बी के आ जाएंगे और ए के कम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? तो ए के मॉलिक्यूल कम हो गए तो बी जो है वो तो वेपोराइज होता ही नहीं है। कौन वेपोराइज होता है?
ए ही वेपोराइज होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ठीक है ना। और बी तो वेपोराइजेशन में कोई या वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो होगा क्या कि जब बी को मिलाएंगे तो ए के मॉलिक्यूल कम हो गए, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बन गया ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, क्योंकि बी मिक्स हो गया, वो मेनली ए के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जितने ए के नंबर हैं, ठीक है ना, पहले से तो कम हो जाएगा क्योंकि ए के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कम हो गए, ठीक है ना, इसलिए वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा। और जो डिक्रीमेंट होकर जो वेपर प्रेशर अब आएगा, हम उसको कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो PA0 से कम होगा। और ये अब किस पे डिपेंड करेगा, अब कितने मॉलिक्यूल हैं, ये कितने 1 2 3 4, तो हम इसकी मॉल फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है ना। मैंने आप मॉल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल कितने मोल समझने के लिए। वैसे तो अपन निकालते हैं कि जो विलय के मोल बटा कुल मोल या विलायक के मोल बटा कुल मोल, ऐसे हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, दी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, ठीक है ना, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, ऐसे अपन सॉल्वेंट और सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, विलय और विलायक की मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे कि यहाँ समझने के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे 1 2 3 4, ये 4 मोल ऑफ सॉल्वेंट है और बी 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो इसकी जो मोल फ्रैक्शन होगी वो होगी कितनी होगी, ए की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, ए की मोल 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसके मोल्स मान लें अगर अपन समझने के लिए, और जो है वैसे तो अंदर ही मॉलिक्यूल होंगे, पर यहाँ पर मैं एक मोल फ्रैक्शन को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। टोटल मोल 1 2 3 4 5 6, तो 4/6 विल बी दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बी की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, 2 है तो 2/6, 2 मॉलिक्यूल ना, तो ये ए, और दोनों का जो टोटल होता है वो हमेशा 1 होता है। 2 + 4 एलसीएम ले लेंगे तो 6/6 = 1, यानी कि 2 कंपोनेंट सिस्टम में 2 जो अवयव हैं उनकी मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होता है वो 1 होता है, ठीक है। ये तो मोल फ्रैक्शन की बात हुई जो अपन पहले जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन, एक्चुअली जो मोल फ्रैक्शन होती है वो ये बताती है कि ए कितना है। अगर ए की मात्रा ज़्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि अब जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो ए पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ए वोलेटाइल नेचर का, बी वोलेटाइल नेचर का नहीं है। तो हम कहेंगे कि PS द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जाई ए और एक्स से, और वी कैन राइट हेयर PS = KXA वेयर K इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है ना। अब यदि मैं यहाँ पर XA की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, XA = 1, यानी कि जब प्योर स्टेट में सॉल्वेंट होता है, जब उसमें अपन बी नहीं मिलाते, तो प्योर स्टेट में XA की वैल्यू 1 होती है। एक ही कंपोनेंट है तो XA जो टोटल मोल फ्रैक्शन उसकी 1 होगी प्योर की, ठीक है ना। तो जब अपन यहाँ X = 1 पुट कर देता हूँ, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, PA0, तो मैं लिख दूँ यहाँ PA0 = K × 1, ठीक है ना। सो वी कैन राइट K = PA0। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम K की वैल्यू क्या पुट कर दें, विच यहाँ से ये जो इक्वेशन है, यदि इसमें अपन K की वैल्यू पुट करें तो क्या लिख सकते हैं अपन, PS = PA0 × XA, यानी कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये राउल के नियम को हम इस समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं कि राउल कहता है स्थिर ताप पर किसी विलयन, और वो विलयन कौन सा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक से बनाया गया है। ऐसे विलयन का वाष्पदाब जो होता है वो P0A × XA के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। मैंने आपको ये बता दिया, दिस इज राउल्स लॉ, ठीक है ना, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर वह सॉल्यूशन आइडियल होगा जो हमने ऐसे बनाया, तो फिर वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा बच्चों, ठीक है ना। ठीक, चले आगे। अगर हम इसको XA को XB की फॉर्म में लिखें, तो अभी मैंने आपको बताया था XA + XB का टोटल 1 होता है दोनों के मोल फ्रैक्शन का, तो XA = क्या हो जाएगा, X = 1 - XB हो जाएगा बच्चों। सो वी कैन पुट हियर PS = PA0 to 1 - XB, so we can write here PS = PA0 - PA0 × XB, okay।
इसको हमने लिख लिया बच्चों, ठीक है ना। अब यदि मैं इसको ट्रांसफ़र कराऊँ, कैसे ट्रांसफ़र कराऊँ कि यदि मैं पी एस, है ना, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, पी एस इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी, इसको मैं ट्रांसफ़र कैसे कराऊँ कि इसको मैं इधर ले आऊँ, ठीक है ना, इसको इधर ले आऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, है ना। हमने क्या करा, एक्स यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स बी पुट कर दी बच्चों, ठीक है ना। तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर ये विलय की मोल भिन्न है, ठीक है ना। एक्स से क्या है, विलय की मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सो वी कैन राइट है यार, इसको मैं इधर लिया और इसको इधर ले जाऊँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए नॉट माइनस पी एस, दिस इज द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो विच इम्प्लाइज दैट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए नॉट को इसके नीचे ले आए तो वी कैन राइट है यार, एक्स बी इक्वल टू वॉट, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट, इधर क्या लिख सकते हैं अपन, पी ए नॉट माइनस पी, ठीक है ना, एस अपॉन पी ए नॉट, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि जो वेपर प्रेशर में जो कमी होती है, पी ए नॉट से पी एस, है ना, कम हो गया तो ये डिक्रीमेंट इन द वेपर प्रेशर में कमी होती है जब अपन सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जितने वेपर प्रेशर में कमी होती है उसमें अपन पी ए नॉट से डिवाइड करते हैं, तो दिस इज द रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर में आपेक्षिक कमी है ना। वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो विलय के मोल भिन्न के बराबर होती है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम राउल के नियम को एक तो इस इक्वेशन के फॉर्म में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और एक हम राउल के नियम को इस इक्वेशन की फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं बच्चों। राउल कहता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलय में हम जब डिज़ोल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर में रिलेटिव लॉवरिंग, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक कमी होती है वो विलय की मोल भिन्न एक्स बी के बराबर होती है बच्चों, है ना। यानी कि जितना ज़्यादा आप विलय मिलाओगे, विलय के अणु मिलाओगे, उतना ही ज़्यादा लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर होती जाएगी, एक्स बी का मान बढ़ेगा तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी भी बढ़ती जाएगी। इस संबंध को हम जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अणु संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे, तब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना। तो राउल के नियम को हमने दो तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं, किसके लिए, जब नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलय हो और वाष्पशील विलायक हो, तो दोनों से बनने वाले विलयन के लिए हम दो समीकरण लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आई। इसको हम विस्तार से जब आगे देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम इसका यूज़ देखेंगे बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।